नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचना सिखाया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से फाइनेंशियल थिंकिंग पर एक क्लासिक मानी जाती है। सही कहा। तो आज हम इसी किताब से निकले जो जरूरी सबक हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो बुनियाद है वो दो पिताओं की अलग अलग सोच पर टिकी है। एक है गरीब पिता, जो कि लेखक के असली पिता थे, पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में, पर हमेशा आर्थिक रूप से थोड़े परेशान रहे। और दूसरे थे अमीर पिता, जो उनके दोस्त के पिता थे। उनकी फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, पर पैसे की और बिजनेस की समझ वो कमाल की थी। हाँ, तो ये दो सोच, दो अलग फलसफे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इस किताब के जो मुख्य वित्तीय सबक हैं, संपत्ति बनाने के आइडियाज हैं, उनको थोड़ा खोलकर समझें। तो चलिए पहले सबक से शुरू करते हैं। ये थोड़ा सुनने में उल्टा लगता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ, ये कॉन्ट्रा इंट्यूटिव है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो। एग्जैक्टली। गरीब पिता की यही सलाह थी। जबकि अमीर पिता कहते थे कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना वो एक तरह का जाल है। कियोसाकी इसे रैट रेस कहते हैं। रैट रेस, हाँ, मतलब बस बिल भरने के लिए कमाते रहो। सही। अमीर पिता का नजरिया था कि असली चीज है एसेट्स बनाना, मतलब ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपकी जेब में पैसा डालें, भले ही आप उस वक्त काम ना कर रहे हो। जैसे क्या हो सकते हैं एसेट्स? जैसे किराया देने वाली कोई प्रॉपर्टी हो गई, या ऐसे स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिलता हो, या फिर कोई अपना बिजनेस जो सिस्टम पर चलता हो, मतलब इनकम का सोर्स सैलरी के अलावा भी हो। और लायबिलिटी से बचना है। बिल्कुल। लायबिलिटीज यानी वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे महंगी कार का लोन जिस पे ब्याज जा रहा है, या ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू घटती है। फोकस एसेट कॉलम बढ़ाने पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेट बनाने का हुनर आएगा कहाँ से? क्योंकि स्कूल में तो ये सब सिखाते नहीं। और यही है दूसरा बड़ा सबक, फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब वित्तीय साक्षरता की जरूरत। हाँ, स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करते हैं, पैसा मैनेज करने के लिए नहीं। एग्जैक्टली। अमीर पिता का जोर इसी बात पर था कि पैसे की भाषा सीखनी पड़ेगी। ये समझना होगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है असलियत में, ना कि सिर्फ अकाउंटिंग की परिभाषा में। मतलब प्रैक्टिकल समझ। हाँ, कैश फ्लो कैसे काम करता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या बताती है, टैक्स के बेसिक नियम क्या है, निवेश के सिद्धांत क्या हैं, ये सब जानना जरूरी है। और ये हमें खुद सीखना होगा, क्योंकि ये स्कूल के सिलेबस में तो है नहीं। बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये ज्ञान हासिल करें। अच्छा, और इसी से जुड़ा है तीसरा, शायद सबसे मशहूर सबक, एसेट खरीदें, लायबिलिटी नहीं। ये लाइन तो किताब में बार बार आती है। हाँ, ये उनका मंत्र है एक तरह से। और यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी नजर में एसेट क्या है। क्या है उनकी परिभाषा? बहुत सीधी। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस। सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे घर का उदाहरण वो देते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है। हाँ, लगता तो है। पर कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपका घर सिर्फ आपके पैसे खर्च करवा रहा है, जैसे लोन की किश्त, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, और उससे कोई इनकम नहीं आ रही, तो वो दरअसल एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, वो एसेट तब बनेगा जब आप उसे किराए पर दें और उससे इनकम आए, या उसकी कीमत इतनी बढ़ जाए कि बेचने पर मुनाफा हो। तो फोकस होना चाहिए ऐसी चीजें खरीदने पर जो पॉजिटिव कैश फ्लो दें, मतलब जिनसे पैसा आता रहे। ये सब बातें लॉजिकल तो हैं, पर फिर भी बहुत से लोग क्यों निवेश नहीं करते या एसेट नहीं बनाते? हाँ, किताब में इसके कारण भी बताए हैं। हाँ, दो मुख्य कारण बताते हैं वो, डर और आलस। डर मतलब पैसा खोने का डर। बिल्कुल। निवेश करने से डरना, रिस्क लेने से डरना कि कहीं नुकसान ना हो जाए। और दूसरा आलस, मतलब नई चीजें सीखने में आलस, रिसर्च करने में आलस, या जरूरी कदम उठाने में आलस। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, ये मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन कियोसाकी का तर्क है कि अगर अमीर बनना है तो इन पर काबू पाना होगा। डर स्वाभाविक है, पर उसे मैनेज करना सीखना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। और आलस का क्या? आलस को ज्ञान और एक्शन से दूर करना होगा। लगातार सीखना, छोटे कदम उठाना, गलतियों से सीखना, ये जरूरी है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये एक तरह से माइंडसेट का भी खेल है। सही।
किताब में अमीर बनने की मानसिकता पर भी कुछ बातें हैं। जैसे वो कहते हैं कि एक मजबूत क्यों होना चाहिए, मतलब आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं, फिर सीखते रहना, खर्चों को कंट्रोल करना, मौके तलाशना। हाँ, वो मानसिकता वाले पहलू भी बहुत अहम है। हम उन पे भी बहुत विस्तार में नहीं जा रहे, पर वो नींव का काम करते हैं। तो अगर हम सार निकालें तो अमीर बनना किस्मत से ज्यादा सोच, जानकारी और अनुशासन का मामला है। बिल्कुल, नौकरी जरूरी हो सकती है शुरुआत में, लेकिन असली वेल्थ क्रिएशन होता है एसेट्स बनाने से, खर्चों को मैनेज करने से और अपने पैसे को काम पर लगाने से। मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना जरूरी है। हाँ, पैसे से डरने या उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसे समझना और उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। और वो मंत्र हमेशा याद रखना है। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यही रोकते हैं और एक सवाल सबके सोचने के लिए। आज आप अपनी सोच को गरीब पिता वाली डिफॉल्ट सेटिंग से अमीर पिता के नजरिए की तरफ ले जाने के लिए कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।